Please like and subscribe my channel Josna Classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको संस्थानिक अर्थशास्त्र के अंतिम अर्थशास्त्री के बारे में बताऊंगी। ठीक है, इनका जो जन्म था वो 1874 में हुआ था और मृत्यु 1948 में। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय देखेंगे। मिचेल का जन्म सन 1874 में अमेरिका के इलिनॉय प्रांत में हुआ। सन 1892 में इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, वहीं से स्नातक और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। सन 1913 में ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1944 तक प्राध्यापक रहे। प्रारंभ में ये नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च तथा बाद में रिसर्च कमेटी ऑन सोशल ट्रेंड्स के सन 1929 से 1933 तक अध्यक्ष रहे। ठीक है, इसके अतिरिक्त मिचेल अन्य कई संस्थाओं से भी संबंधित रहे जिनके योगदान के जो 1903, 1908, 1913, 1921, 1946 में लिखी। ठीक है, इनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक ये है साइकिल एंड देयर केसेस। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इनके आर्थिक विचार। मिचेल के विद्यार्थी, प्रशंसक एवं दोस्त थे। मतलब ये एक तो विद्यार्थी थे मिचेल के बारे में। मिचेल किसके थे? क्या कहते हैं विद्यार्थी? वेवलैंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। विद्यार्थी, प्रशंसक एवं दोस्त, मतलब उनके फ्रेंड भी थे। ठीक है, अतः उनके विचारों पर वेवलैंड का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर भी दोनों के विचारों में अंतर है। मिचेल ने प्रतिष्ठित विचारधारा की मान्यता की आलोचना की। ठीक है, कि मानव व्यवहार सदैव तर्कपूर्ण होता है। वेवलैंड से सहमत होते हुए मिचेल ने बताया कि मानव व्यवहार पर प्रेरणाओं एवं आदतों का प्रभाव पड़ता है। उसके अनुसार प्रारंभ से ही मिचेल ने अर्थशास्त्र की पूर्णता के लिए अपना ध्यान शोध पर केंद्रित कर दिया। ठीक है, इस संबंध में वे मात्रात्मक मार्ग पर, किस पर बल दिया उन्होंने? मात्रात्मक मार्ग पर। ठीक है, मिचेल ने सांख्यिकी का महत्व बताते हुए कहा कि आर्थिक वर्णन की अपेक्षा संस्कृति से तुलना और भार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, यद्यपि मिचेल अपने गुरु वेवलैंड का बहुत आदर करते थे, परंतु अपने सांख्यिकी विश्लेषण की उपलब्धि से प्रभावित होकर वेवलैंड के विचारों की आदत के विश्लेषण से दूर हटते चले गए। ठीक है, अपने व्यापार चक्र की व्याख्या मिचेल ने सांख्यिकी तथ्यों के आधार पर की है। ठीक है, मिचेल की सबसे महत्वपूर्ण योगदान व्यापार चक्र के सिद्धांत के क्षेत्र में है। उनके शब्दों में देखो, सुन लेते हैं हम क्या है। व्यवसायियों के वास्तविक विश्व व्यापार में हमेशा धनात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। वे व्यापार चक्र की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते रहते हैं। वास्तव में यह सिद्धांत में नहीं तो व्यापारिक दशाओं में परिवर्तन की अवस्था ही क्या है? सामान्य दशा है। ठीक है, मिचेल के अनुसार व्यापार चक्र मौद्रिक अर्थव्यवस्था का ही लक्ष्य है, जिसको मुख्य कारण क्या है? उसका लाभ की खोज करना। ठीक है, लाभ की आशा और व्यापारिक निर्णय के जो परिणाम होते हैं वे ही क्या कहलाते हैं? व्यापार चक्र को जन्म देते हैं। लाभ के संबंध में जो धारणा बनाई जाती है वह किसी सही गणना का परिणाम नहीं होती। ठीक है, परंतु मात्र एक अनुमान होता है जो आशा एवं भय दोनों से प्रभावित होता है। मतलब किसी व्यापार में हमें लाभ होगा या नहीं होगा, ये हमारी आशा ही तो होती है और हमें डर भी होता है कि हमें लॉस ना हो जाए। ठीक है, मिचेल ये मानकर चलते हैं कि कुछ ऐसी नियमित घटनाएं होती हैं जिनका व्यापार चक्र की अवस्थाओं तेजी एवं मंदी में स्थान होता है। ठीक है, मिचेल के अनुसार वे कहते हैं कि जिस प्रकार मंदी की स्थिति लागत कम होने से एवं उससे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक कारणों तथा साख की अधिक अनुकूल दशाओं के कारण स्वयं समाप्त होने लगती है। ठीक है, उसी प्रकार लागत में वृद्धि होने से और मौद्रिक तथा साख की लोचहीन एवं प्रतिकूल दशाओं के कारण तेजी की स्थिति एवं मंदी की दशा को क्या करती है? जन्म देती है। ठीक है, जैसे मंदी खत्म भी हो जाती है और फिर दोबारा से शुरू भी हो जाती है। कहने का इसका मेन यही हुआ। ठीक है, मिचेल ने न्यूनोपभोग को तेजी की स्थिति को समाप्त करने का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना। वे कहते हैं कि विनियोग व्यय का ही तत्व है जो व्यापार चक्र की संपूर्ण गति निर्धारित करता है। ठीक है, इस प्रकार मिचेल ने व्यापार चक्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया। मिचेल के विश्लेषण ने आर्थिक दृष्टिकोण को वास्तविक आधार प्रदान किया। नई सीढ़ी के अमेरिकन अर्थशास्त्री पर मिचेल का क्या पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा है। मतलब नई पीढ़ी की नई सीढ़ी जो थी, नए विचार थे, वो किसके थे? मिचेल के थे। ठीक है, अब हम इन दोनों का तुलनात्मक
इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, किसका, संस्थानिक अर्थशास्त्र का। इसके जो भी अर्थशास्त्री हुए उन सबके बारे में होगा आलोचनात्मक अध्ययन, ठीक है। तो आलोचकों के अनुसार संस्थानिक अर्थशास्त्र में अपवाद स्वरूप वेवलन को छोड़कर, मतलब केवल वेवलन ही ऐसे नहीं थे, वेवलन को छोड़कर अन्य किसी लेखक का योगदान महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। केवल किसका इंपॉर्टेंट है, वेवलन का, ठीक है। आलोचक कहते हैं ऐसा। यद्यपि कॉमन्स और मिचेल के विचारों को महत्वपूर्ण कहकर उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती, क्या कहते हैं, फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि उन्होंने अर्थशास्त्र के पुनर्निर्माण के लिए कई वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किए, ठीक है, इतना कह सकते हैं। प्रोफेसर हेनी के अनुसार आलोचकों के रूप में संस्थानिक अर्थशास्त्र ने महत्वपूर्ण कार्य किया, ठीक है। उन्होंने प्रतिष्ठित विचारधारा की आलोचना, न प्रतिष्ठित संप्रदाय की स्थापना को प्रोत्साहित किया, ठीक है। संस्थानिक अर्थशास्त्री भी अवास्तविक मान्यता एवं अमूर्तता के दोषों से मुक्त नहीं है, ठीक है। उन्होंने जिस भावनाओं और आदतों का आधारित मनुष्य की कल्पना की है वह भी वास्तविक नहीं। आपको पता है हर जगह आर्थिक मनुष्य की बात हुई थी बीच में, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी कल्पना है। संस्थानिक अर्थशास्त्रियों ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि भावनाओं तथा तर्क के बीच में क्या संबंध है, मतलब केवल भावना इंपॉर्टेंट है या तर्क इंपॉर्टेंट है, या दोनों आपस में संबंधित हैं या नहीं, के बीच में संबंध है, और संस्थाओं का इनमें क्या महत्व है। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि अच्छी और बुरी संस्थाओं की जांच का आधार क्या है, ठीक है। मतलब किस हिसाब से हम जान सकते हैं कि संस्था अच्छी है या बुरी है, कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया। और संस्थाएं ही बुराई का कारण क्यों है, मतलब संस्थाओं से ही बुराई स्टार्ट क्यों होती, ठीक है। इसके अलावा उनमें आपसी मतभेद भी है, मतलब आपस में सबके विचार मैच नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनके महत्व के संबंध में इतना कहा जा सकता है कि अमेरिका में सन 1903 की मंदी की अवधि में संस्थानिकवादियों को उच्च सरकारी पद प्राप्त थे और राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर उन्हें उच्च पद प्राप्त नहीं होते तो वो कुछ अच्छा काम नहीं करते, ठीक है। यही मतलब संस्थानिक अर्थशास्त्र का आलोचनात्मक मूल्यांकन है। अब यहाँ पर संस्थानिक अर्थशास्त्र जो है वो फिनिश हो गया है, ठीक है। आई होप आपको